सो हेलो गाइस। आज हम सबसे पहले कैलकुलस में फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फंक्शंस सबसे बेसिक फाउंडेशन है कैलकुलस की। एंड कैलकुल मतलब अभी जो पहले सबसे पहले वाले लेक्चर्स है, इनमें थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा होगी ना। मतलब मैं बेस अच्छा बनाने की सोच रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसमें रहेगा कि थोड़ा सा बोरिंग पार्ट रहेगा कि हाँ थ्योरी फिर से रिपीट हो रही है। बट ये बेटर है कि आपकी रिवीजन बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी अगर आप सारे लेक्चर्स एक बार देख लो, है ना। तो आज के लेक्चर में सिर्फ फंक्शंस की बेसिक बातें हैं कि फंक्शंस क्या हैं, कैसे होते हैं, क्या उनकी मैपिंग होती है। आप कह सकते हो कि कैसे डिटरमाइन करना है कि फंक्शन को कि कोई रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। ऐसे ऐसे सवाल है ना, बहुत बेसिक है। तो ये सिर्फ ये चीज़ है कि रिवीजन पर्पज से है, कि आपकी रिवीजन हो जाए और आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए कि फंक्शन क्या है, क्योंकि बेसिकली सब पूरी कैलकुलस ही फंक्शन के बारे में है। एंड इसके जो आने वाले 2 लेक्चर्स होंगे उनमें इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हमारे सिलेबस के अंदर हैं उनके बारे में, जैसे मॉडुलस फंक्शन हो गया एंड एल्जेब्रिक फंक्शंस हो गए, उनके कुछ कुछ बातें हैं वो बताऊंगा। एंड जैसे लॉगरिदम हो गए, तो ये सारों पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 लेक्चर्स लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो या ऐसे चलेगा अभी फ़िलहाल 2-3 वीडियोस का ये प्लान है। एंड इसके आगे थोड़ा सा भी करेंगे, हम ओरिएंट करेंगे कि कैसे कैलकुलस को पूरा कवर अप करेंगे। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक बात करते हैं सेट्स से। ठीक है। तो देखो सेट्स क्या होते हैं। सेट्स के बारे में अगर बात करी जाए तो सिंपल सी बात क्या आती है कि सेट्स क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड हम तब कहते हैं कि जैसे मेरे पास ना कोई भी सेट हो, ठीक है, जैसे मान लो कि नेचुरल नंबर्स का है। तो अगर मैं 1 कहता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 जो है वो नेचुरल नंबर है। तो मैं कह सकता हूँ, एक डिफाइंड तरीका है कहने का कि 1 जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो वो उसके सेट के अंदर होगा, है ना। लेकिन जो -1 है वो सेट के अंदर नहीं होगा। ये मैं बिल्कुल ही डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मुझे पूरा एग्जैक्टली पता है ये सेट के अंदर आएगा, ये सेट के अंदर नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई इंसान अच्छा है, ठीक है, तो मैं उसको डेफिनेटली नहीं कह सकता। ठीक है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कोई इंसान अच्छा है कि कोई इंसान बुरा है। ठीक है। तो ये चीज़ है बिल्कुल बेसिक सी बात सेट्स के लिए। देखो जब 2 सेट्स आपके पास हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए एंड कैपिटल बी 2 सेट्स हैं। अगर आप उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इस सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा है मैंने, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, ए है वो एलिमेंट है कैपिटल ए का, बी है वो एलिमेंट है कैपिटल बी का। तो ये ऑर्डर्ड होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं इनको। ठीक है। तो इसमें हमें मान लो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, है ना, हम काउंट कैसे करें। तो ये नीचे लाइन में लिखी हुई है मैंने, बिल्कुल ही सिंपल, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इफ ए हैज़ m एलिमेंट्स एंड b हैज़ n एलिमेंट्स, देन इट इज़ m क्रॉस m n। तो मतलब m इंटू n हो गया। अब ये देखो ये सोचने के तरीके होते हैं, ठीक है, ये बेसिक सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट काउंटिंग। तो देखो काउंट कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है कि अगर मान लो आपके पास यहाँ पर कोई भी सेट है, ठीक है, जो ए सेट है उसमें आपके पास m एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर उन m में से मैं कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया मैंने, ठीक है, उसको मैं n तरीकों से, ठीक है, यहाँ पे वेज कितने हैं मेरे पास लिखने के लिए, n। ठीक है, तो n ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 वैल्यू ऑफ a, है ना। तो अगर एक वैल्यू के लिए n बन रहे हैं तो m वैल्यू के लिए कितने बनेंगे, है ना। ये बात हो जाती है कि n प्लस n प्लस ऐसे कितने केसेस बनेंगे। ये केसेस का जो नंबर है वो कितना होगा, m टाइम्स। ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिससे हमें क्या मिल जाता है, m इंटू एन। ठीक है। अब देखो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पता चल गया, है ना। अब रिलेशन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूँ। रिलेशन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, तो अगर आप उसके साथ कोई कंडीशन लगा दोगे ना, तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका कोई रिलेशन। ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो कि आपके मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कैपिटल आर दिया हुआ है ना, तो इसमें ए कॉमा बी भी है। ए कॉमा बी दिए हुए हैं, ए हमारा कैपिटल ए का एलिमेंट है, बी हमारा कैपिटल बी का एलिमेंट है। तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है ना। ये कंडीशन क्या बता रही है कि जो स्मॉल ए है स्मॉल बी है वो आपस में कैसे रिलेटेड है।
ठीक है। तो ये एक रिलेशन सेटअप हो गया इन दोनों के बीच में, और जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो भी थोड़े से कम होंगे, m इंटू एन से कम होंगे, है ना, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन आ गई है, कंस्ट्रेंट आ गया। कंस्ट्रेंट क्या होता है? कोई कंडीशन, है ना। ओके, तो हमने रिलेशन समझ लिया। अब देखो फंक्शंस पे आते हैं, डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं? इफ अ रिलेशन फॉलोज द फॉलोइंग कंडीशंस देन इट इज कॉल्ड अ फंक्शन। दो कंडीशंस है हमारे पास, पहली और दूसरी। ये दो कंडीशंस अगर कोई भी रिलेशन फॉलो करता है तो हम कहते हैं वो क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है। पहली कंडीशन क्या है? फॉर ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स को मैंने ए को मैंने एक्स में कर दिया है चेंज, है ना, और वाई को बी को वाई में, है ना, थोड़ा सा चेंज है यहाँ से एक्स से और यहाँ पे वाई। ठीक है, तो ए और बी में कॉरस्पॉन्डिंग कर लेना एक्स और वाई को, है ना। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि स्मॉल एक्स जो कि इस कैपिटल एक्स वाले सेट के अंदर है, हर एक उस स्मॉल एक्स के लिए कोई एफ ऑफ एक्स मतलब कोई वाई का एलिमेंट, कैपिटल वाई का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं? टोटल बात क्या है? बात यह है कि जो मेरा ये सेट है ना, जिसको मैं येलो से कर रहा हूँ हाईलाइट, x1 x2 x3 x4 x5, इसके सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए। मतलब इस इन सब एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट होनी चाहिए अंडर दिस रूल, दिस फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन जो रिलेशन सेटअप कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू आनी चाहिए इन सारे एलिमेंट्स की जो कैपिटल एक्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और कैपिटल एक्स, अब ये चीज़ तो पता चल गई। अब हम बात करते हैं दूसरी वाली कंडीशन क्या कह रही है? सिंपल सी बात है कि आपकी जो आउटपुट है वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, आउटपुट यूनिक कैसे? देखो मान लो अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1 मिल रहा है मुझे एंड y2 भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, ये जो मेरी दूसरी कंडीशन है ये देखो क्या कह रही है कि अगर कोई x है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई y1 है, अंडर वो किसी फंक्शन को बिलोंग कर रहा है ना, फंक्शन भी एक्स कॉमा वाई कोई ऑर्डर पेयर ही है ना बेसिकली। एंड जो वही एक्स हमारी इनपुट सेम है दोनों में, देखो एक्स ही है ना। एंड y2 और y1 ये दो अलग आउटपुट्स हैं, तो ये दोनों y1 और y2 सेम होनी चाहिए, यूनिक आउटपुट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने राइट में लिखा हुआ है ना कि x1 y1 भी दे रहा है, x1 y2 भी दे रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इसी फंक्शन में। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट दूं, ठीक है, इसमें ट्विस्ट कैसे होगा कि अगर मैं कहूं कि x1 y1 को कर रहा है अप्रोच, x2 y1 का अप्रोच कर रहा है ना, x2 y1 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर दो इनपुट किसी एक y1 को अप्रोच कर रहे हैं तो उसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन हो सकता है। ठीक है, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि अभी मैंने बाकी मैप नहीं करे हैं ना, कि x3 x4 x5 मैंने मैप नहीं करे हैं, मैंने उनको कोई रिलेट नहीं किया है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मान लो मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है, x3 को मैंने y2 के साथ कर दिया, x4 को y3 के साथ, x5 को y4 के साथ, तो ये क्या बन गया? हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, ऐसी अगर मैपिंग होगी ना किसी की तो मैं कहूँगा ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो देखो डोमेन, को डोमेन, रेंज बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है एंड इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो डोमेन क्या है? डोमेन बेसिकली हमारी क्या होती है? कैपिटल एक्स वाला सेट, ठीक है, जिससे हम वैल्यूज इनपुट ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी वैलिड इनपुट्स। अब ये बोलोगे वैलिड क्यों लिखा है? वैलिड इनपुट्स, वैलिड क्यों लिखा है? इनपुट्स लिखते हैं सीधा। वैलिड मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें कभी कभार ढूंढनी पड़ती है डोमेन। ठीक है, सवाल डोमेन एंड रेंज के ऐसे ही आते हैं कि हमें डोमेन ढूंढनी पड़ती है, तो इसलिए मैं वैलिड इनपुट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, जो वैलिड हो। अब देखो जैसे मान लो कि ये कोड डोमेन क्या है? कोड डोमेन हमारा बेसिकली क्या है? कैपिटल वाई वाला सेट, जिसमें हमारी आउटपुट आ सकती है। आ सकती है क्यों बोल रहा हूँ मैं? अब देखो क्यों। मैं मान लो मैप कर रहा हूँ, x1 को y1 के साथ कर दिया मैप। ठीक है, x2 को y2 के साथ, x3 को y3 के साथ, x4 को y4 के साथ। ठीक है, तो ये मैंने मैपिंग कर दी। अब देखो आप ये देख रहे हो y5 ये रह गया है अकेला। ठीक है, हालांकि मेरे जो रूल्स हैं ऊपर वाले दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं। क्यों? जो कैपिटल एक्स है इसके सारे एलिमेंट्स को मैंने मैप करा हुआ है, पहला रूल फॉलो हो गया। दूसरा,
हर एक x1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट है, ठीक है, वो दो आउटपुट नहीं दे रहे हैं। तो ये y5 रह गया, ठीक है। तो जो मेरा कोड डोमेन है वो y वाला सेट है, ठीक है। मतलब कि y वाला सेट से कैसे कह रहा हूं मैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है कोड डोमेन मेरी क्या है, x1 x2 x3 x4 एंड x5, ठीक है। ये पांचों एलिमेंट्स मेरे इस कोड डोमेन के अंदर हैं, ठीक है। ये चीज समझ लग गई। तो ये मेरा y है। रेंज क्या हुआ फिर, रेंज और कोड डोमेन में बिल्कुल बेसिक सा अंतर है कि जो रेंज है ना हमारी, रेंज क्या होती है हमारी, जो वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी वैल्यूज आई हैं, y1 y2 y3 y4। इसमें y5 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसके वो आया ही नहीं है, ठीक है। वो किसी x के कॉरस्पॉन्डिंग आया ही नहीं है, ठीक है। तो वो रेंज के अंदर नहीं आएगा, वो कोड डोमेन के अंदर आएगा। कोड डोमेन के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे जो y के हैं, लेकिन रेंज के अंदर ये होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे हमें एक बड़ी इजी सी बात पता चली कि जो रेंज है, ठीक है, वो एक सबसेट होगा कोड डोमेन का, है ना। वो बिल्कुल कोड डोमेन के बराबर भी हो सकता है या उससे कम हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कोड डोमेन के बराबर हो सकते हैं या फिर कम होंगे, ठीक है। बेसिक सी बातें हैं। उसके बाद इमेज और प्री इमेज, देखो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसका कोई इतना सवाल आता भी नहीं है, लेकिन बताने की बात है तो बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल से ही समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मैंने। एग्जाम्पल क्या है कि एक फंक्शन दिया हुआ है मुझे जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 0 इज प्री इमेज एंड 3 इज इमेज। मैंने इस पहले वाले एलिमेंट को देखा, यहाँ पे ये देखो 0,3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग के नीचे वाली लाइन लिखी है मैंने। अब देखो आपको बिल्कुल ही इजीली क्या समझना है कि प्री इमेज का मतलब क्या है, ठीक है। बिल्कुल इन शॉर्ट क्या है, इनपुट, एंड इमेज का मतलब क्या है, आउटपुट, ठीक है। ये बेसिक सी दो बातें समझ गए तो फिर आपको पूरा प्री इमेज इमेज समझ आ गया। देखो नीचे वाली दो दो लाइनें, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी लिखी आती है तो आपको पता लग जाएगा क्या है। 3 इज इमेज ऑफ 0 अंडर f। इस लाइन को अगर समझना है कैसे समझोगे, इमेज को आउटपुट से रिप्लेस कर दो तो क्या समझ आया, 3 इज आउटपुट ऑफ 0 अंडर f। अगर f के अंदर 0 डालोगे तो आउटपुट क्या आएगी, 3, है ना। इंग्लिश समझने में कितनी आसान होगी। अब दूसरी वाली लाइन पढ़ो, 0 इज प्री इमेज ऑफ 3 अंडर f। तो प्री इमेज की जगह अगर इनपुट रख दोगे तो 0 इज इमेज ऑफ 3 अंडर f। तो ये समझने में आसान रह जाता है कि अगर 0 डालोगे तो 3 आउटपुट आ रही है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा है ये बात, और इसका कोई क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा भी नहीं है कि कोई मेंस वगैरह में इतना प्रोमिनेंट आया है, ठीक है। टफर साइड पे आया है, कोई इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता है इस साइड से। रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी बहुत छोटी सी बात है। देखो एक्स हमारी इनपुट है ना, जो हमारी इन जनरल मैं कह रहा हूँ एक्स हमारी क्या होती है, इनपुट। वाई हमारा क्या होता है, आउटपुट, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वाली रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने y को आइसोलेट कर रखा है, ठीक है। अगर आप कोई भी एक वेरिएबल को, चाहे x होता है ना, वो आइसोलेट हो गया, ठीक है, मतलब वो अकेला पड़ा है एंड उसके इक्वल टू के बाद में कुछ भी एक जैसा मर्जी फंक्शन पड़ा है, ठीक है। चाहे उसमें साइन इनवर्स है, कॉस है, ठीक है, टेन है, लॉगरिदम है, e की पावर में है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सा है, वो फर्क नहीं पड़ता। y आइसोलेटेड है इसका मतलब वो एक्सप्लिसिट फॉर्म है, ठीक। एंड अगर आपको ऐसा है कि वो y और x ऐसे मिक्स हो रखे कि उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, जैसे ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में y सेपरेट हो गया था, है ना, x से, ये सेपरेट नहीं हो पा रहे, तो आपकी वो कौन सी फॉर्म है, इम्प्लिसिट फॉर्म है, इम्प्लिसिट फॉर्म, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल बहुत ही बेसिक सा ले लिया है, लेकिन ऐसे मतलब आपको समझ तो लग गया होगा कि इम्प्लिसिट फॉर्म का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, कि x और y सेपरेट नहीं हो सकते। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं एक्स इम्प्लिसिट फॉर्म का, जैसे आप मान लो कि साइन इनवर्स ऑफ x इंटू वाई, बाहर आपके पास 3x² पड़ा है प्लस 4y ln ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स ही मैंने एक इक्वेशन ली है, तो आप देख सकते हो कि मैं इसमें x और y को सेपरेट करना मेरे लिए बहुत टफ है, और वो मेरे सबसे इम्पॉसिबल टाइप सा लग रहा है इसको देख के। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये अभी कौन सी फॉर्म है, इम्प्लिसिट फॉर्म है, इसमें सेपरेट नहीं किया जा रहा है, अभी ये इम्प्लिसिट है। और इसको एक्सप्लिसिट बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन इधर उधर करने पड़ेंगी चीज़ें, तब जाके ये एक्सप्लिसिट फॉर्म बनेगी जिसमें मैं y को या फिर x को आइसोलेट करूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात क्या है इसमें कि आपके पास एक्स और वाई तो था, है ना। आप पहले क्या लिख रहे थे, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, आपने पहले ये लिख रहे थे, है ना। इतनी चीज़ तो समझ लग गई। अगर टी की मतलब टी की बात कैसे हो रही है इसमें, कि अगर आप ऐसा करो कि वाई को एज अ फंक्शन ऑफ कोई थर्ड वेरिएबल, यहाँ पे टी क्या है हमारा, जो ये टी लिखा है मैंने, ये हमारा क्या है, ये एक थर्ड वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर मैं कोई थर्ड वेरिएबल में एक्स और वाई को लिख दूं, ठीक है, तो वो कौन सी फॉर्म बन जाती है, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने y इक्वल टू थ्री कॉस ऑफ टी एंड x इक्वल टू 3 साइन ऑफ टी। अब देखो इसको करने का मेथड कौन सा है, यहाँ पे स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ये आपकी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मेथड है, ठीक है, ये दिमाग में रहना चाहिए। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो इन जनरल, थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए ये मेथड, ठीक है, ध्यान रखना। इस पर मैं रेड स्टार लगा देता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस क्या है, 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैरामेट्रिक फॉर्म होती है ऐसे टाइप की। अब देखो इसमें मैंने एक इलस्ट्रेशन रखी है, ये एक एस्टेरॉइड, मतलब ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म है जो कि बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। फंक्शन चेक कैसे करना है, ठीक है, जैसे ऐसे एक्स और वाई की फॉर्म में इक्वेशंस गिवन हो तो कैसे चेक करना है, तो टेंशन ना लो, लास्ट में मैंने वो रखा है पार्ट कि फंक्शन को कैसे टेस्ट करते हैं कि कोई फंक्शन है या नहीं, ठीक है, इसके अगला ही है वो। तो फिलहाल एस्ट्रॉइड को देखो, ठीक है, पैरामेट्रिक को समझ रहे हैं हम। देखो एक्स को मैंने रखा है ए कॉस ऑफ टी, यहाँ पे देख रहे हो, एक्स को मैंने रखा है ए कॉस क्यूब टी एंड वाई को रखा है ए टाइम्स साइन क्यूब टी, ठीक है। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो वही मेथड ऊपर वाला जो मैंने आपको अभी बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है। कैसे करेंगे, पहले कॉस ऑफ टी को मैंने आइसोलेट करा, ठीक है, कॉस ऑफ टी को आइसोलेट करा एंड साइन ऑफ टी को आइसोलेट करा एंड स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दी, ठीक है। तो मुझे ये इक्वेशन मिली जो मैंने रेड से रेक्टेंगल में रखी हुई है। ये एस्टेरॉइड की इक्वेशन है, एस्टेरॉइड इसका नाम है, ठीक है, इसके ग्राफ का नाम रखा हुआ है, नाम चलो कोई ना। ये एक फंक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। एंड इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा सा बनता है जो कि मैंने राइट साइड में बनाया हुआ है, आप ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा मतलब मन में रहता है ना कि ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि आपको पता लगेगी तो अच्छा लगता है यार, ठीक है। ये थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए मैथमेटिक्स में। तो आप इसका ग्राफ देख लो, काफ़ी सिमेट्रिक है अपने आप में। तो अगर मैं इसकी सिमेट्री थोड़ी सी और आपको बताने की कोशिश करूँ तो कैसा रहेगा, कि अगर आप यहाँ पे y इक्वल टू एक्स वाली लाइन खींचते हो तो क्या बनेगा, ये आपस में अगर आप y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अराउंड इसको फ्लिप करोगे, है ना, फ्लिप करोगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा, ये सिमेट्रिक है, मतलब y इक्वल टू एक्स के अबाउट। वैसे ही सिमिलरली आप कह सकते हो ये y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन जो होती है हमारी, अगर उसके अबाउट इस ग्राफ को पलटोगे तो वो भी ओवरलैप हो जाएगा, इसका मतलब ये y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। वैसे ही ये x इक्वल टू जीरो वाली लाइन हमारी y एक्सिस है ना, इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है। वैसे ही y इक्वल टू जीरो वाली हमारी x एक्सिस के अबाउट भी ये सिमेट्रिक है। तो बहुत ही सिमेट्री वाला ग्राफ है, इसलिए इसको बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ टेस्टिंग है हमारे रिलेशन टू बी अ फंक्शन। अगर कोई रिलेशन हमें गिवन है, ठीक है, तो वो फंक्शन है कि नहीं है उसको चेक करने का मेथड। तो देखो मेरे पास थोड़े से मेथड्स हैं। मेथड भी क्या है, अगर डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस हिसाब से चेक कैसे करना है, बस वही चीज़ है। तो देखो पहली चीज़ क्या है कि हमें ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर हम x1 और इक्वल टू x2 रख लें, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इनपुट जो है वो क्या है, सेम है ना, यही हुआ, x1 इक्वल टू x2 है, तो इनपुट क्या है, सेम है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2, वो भी बराबर आने चाहिए। ये क्या, कौन सा प्रॉपर्टी है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको टेस्ट कर लोगे तो वो रिलेशन फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है कि ये जो फंक्शन है, ये देखो इस रिप्रेजेंटेशन को कैसे पढ़ते हैं ये भी मैं बता देता हूँ।
देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको ना फंक्शन का नाम दिया होता है, ठीक है, कोई लेटर सिंबल, ठीक है, जैसे यहाँ पे एफ दिया हुआ है, जी भी हो जाता है, एच भी हो जाता है, बहुत सारे रख सकते हो आप, ठीक है, लेटर्स ही रखने हैं। एंड जो अगला आपको दिया है, अम, ये ये क्या है आपका, एंड ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लैरिटी दूं कि जो आपका ये वाला आर है, ठीक है, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर्स को। तो ये वाला आर जो है ये आपका क्या है, डोमेन, ठीक है, ये आपका डोमेन होता है। एंड ये आपका क्या होता है, कोडोमेन, ठीक है, ये आपका कोडोमेन होता है। कोडोमेन आपको याद है क्या होता है, कैपिटल वाई, एंड डोमेन क्या होता है, कैपिटल एक्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स से लेकर वाई तक जा रहा है ग्राफ, मतलब मैपिंग किस साइड हो रही है कि आप एक्स को इनपुट एज ए इनपुट यूज कर रहे हो एंड वाई के एलिमेंट्स को, कैपिटल वाई के एलिमेंट्स को एज आउटपुट यूज कर रहे हो, ठीक है। इतनी क्लैरिटी मिल गई। अब इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मुझे y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मुझे इसको चेक करना है, ठीक है, ये हमारा ए पार्ट है, ठीक है, ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है। तो हम अगर ए पार्ट को चेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ए पार्ट को चेक करना है तो यहाँ पे मैं ऐसे रखूँगा कि x1 इक्वल टू x2 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है, मेरे को y बनाना है, y बनाना है तो मुझे पहले क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूब करना पड़ेगा, समझ आ रहा है, क्यूब करना पड़ेगा। सबसे पहले क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे, यहाँ पे क्यूबिंग करी मैंने तो क्या बन जाएगा, x1 क्यूब प्लस सॉरी x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। फिर मुझे क्या करना है, मुझे +8 करना है, यहाँ पे देख सकते हो कि +8 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड +8 कर सकता हूँ इक्वेशन में, x1 क्यूब प्लस 8 इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, ये किसके बराबर है, अभी आप ये देखो, ये किसके बराबर है, x1 क्यूब प्लस 8। तो इससे मुझे क्या पता चला, देखो ध्यान से, ये जो ऊपर इक्वेशन है इसमें अगर मैं x1 कॉमा y1, ये मैं ये सोच के डाल रहा हूँ ना कि x1 मैंने डाला, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई y1 होगा, उस इक्वेशन में डाल के देखो क्या मिला, y1 इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 8, ठीक है, इक्वेशन में डाला मैंने यही कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये डाला। अब देखो मैंने जो येलो से मार्क करा x1 क्यूब प्लस 8, इसकी वैल्यू क्या आ गई, y1, मैंने यहाँ पे डाल दी y1। वैसे ही सिमिलरली अगर आप x2 कॉमा y2, आपने यही सोच के डाला था x2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको इक्वेशन में डालोगे तो क्या मिल जाएगा, y2 इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 8। तो यहाँ पे आपके ये किसके बराबर आ गया, y2 के, ठीक है। तो आपको ये मिल गया ना, आपको ये मिल गया। तो अगर आपको ये मिल गया तो आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये टर्न आउट, मतलब ये मिल रहा है हमें कि एक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम अपने बी वाले एग्जाम्पल को देखें, आप बी वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करने की आप पहले खुद ट्राई करो, ठीक है, इजी है, हो जाएगा, बस खुद एक बार ट्राई करके देखो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास फिर से स्टार्ट कैसे करना है, x1 इक्वल टू x2 करके, फिर क्या करना है भाई, देखो ध्यान से देखो क्या करना क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रखा है ना x, तो यहाँ पे 4 टाइम्स कर दो दोनों साइड, दोनों साइड 4 टाइम्स करा, 4 टाइम्स x1 इक्वल टू 4 टाइम्स x2। अब फिर से देखो, फिर से क्या देखना है कि अगर मान लो x1 कॉमा y1 मैंने कोऑर्डिनेट चुने थे, तो मैं अगर इस इक्वेशन में डाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1। वैसे ही मैंने अगर x2 कॉमा y2 चुने थे तो मुझे क्या मिलेगा, y2 स्क्वायर इक्वल टू 4x2, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस इक्वेशन में कैसे डालूंगा मैं, 4 टाइम्स x1 की वैल्यू क्या है y में, y1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, y2 स्क्वायर। अब देखो बिल्कुल ही बेसिक सी बात है, इसके ना दो सोल्यूशन आते हैं। जब आपके पास ऐसी फॉर्म आए कि y1 स्क्वायर इक्वल टू y2 स्क्वायर, तो इसके दो सोल्यूशन होते हैं। दो सोल्यूशन क्या है कि y1 इक्वल टू y2 हो जाए या तो, और y1 इक्वल टू y2 नेगेटिव में, ठीक है। यार ये क्या हो गया, -y2, ठीक है। तो ये दो सोल्यूशन होते हैं, पर आपको क्या मिलना चाहिए था, आपको ये अकेला मिलना चाहिए था। लेकिन अगर आपको कोई और सोल्यूशन भी मिल गया, जैसे यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक है, तो ये वाली बात थोड़ी गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि ये अब फंक्शन नहीं रहेगा, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इसकी एक और पॉसिबिलिटी है।
ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपको ये पता कैसे चल रहा है, ठीक है। आप ये देखो कि इसके अकॉर्डिंग, ये पहली जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग तो ये फंक्शन होना चाहिए था, ठीक है, वो बात आप सही कह रहे हो। लेकिन इसकी एक और पॉसिबिलिटी कि y1 इक्वल टू माइनस y2 हो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो आउटपुट है दोनों की निकलेगी वो यूनिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। यही बात निकल गई कि यूनिक आउटपुट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इससे हम कह नहीं सकते कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। मेन बात तो यही हो गया कि प्रूफ नहीं कर पाए ना हम, तो ये नहीं है ये फंक्शन। ठीक, बात समझ लग गई। अब हम अपने दूसरे मेथड पे चलते हैं। देखो ये तो इक्वेशंस वाला मेथड था, इक्वेशन गिवन है उसको कैसे चेक करना है। अब देखो दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो बहुत ही मतलब लेस यूज्ड है मेरे हिसाब से। देखो अगर आपको ना, इफ डाटा इज गिवन इन सेट ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन गिवन है, फिर से देखो वही मैपिंग वाली गिवन है। ध्यान से देखो यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, ये फंक्शन का सिंबल है। फिर यहाँ पे हमारे पास कॉलन लगे हैं, यहाँ पे ये चीज़ क्या है हमारे पास, जिसको मैंने ब्लू से करा है हाईलाइट, ठीक है, ये ब्लू से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये चीज़ क्या है, हमारी डोमेन, ठीक है। मैंने ऊपर भी सिखाया था ये चीज़ क्या है, हमारी डोमेन। तो हमारी ये वाली चीज़ कौन सी है, जिसको अभी मैं पिंक से कर रहा हूँ, पिंक से कर देते हैं। तो पिंक से मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ क्या है हमारी, ये हमारी को डोमेन है, ठीक है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे इसको, इसमें मैंने दो रूल्स लिखे हैं, ध्यान से पढ़ो। सेट ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है भाई, एब्सिसा भी बता देते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं मैटर कर जाती हैं, इसलिए बताते हैं, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा आपका एक्स है, ठीक है, स्मॉल एक्स जो आपका होता है। जैसे अम, जितने भी आपके एक्स होते हैं, जैसे आप एक्स कॉमा वाई लिखते हो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आपका ये जो एक्स होता है ये एब्सिसा ही होता है, ठीक है, एब्सिसा ही होता है। और जो वाई होता है वो ऑर्डिनेट होता है, ठीक है, ये दोनों नाम है इसके। सेट ऑफ एब्सिसा ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, ठीक है। तो पहले तो कैपिटल एक्स लिखो, ठीक है, वो क्या निकल रहा है, ठीक है। एंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स शुड हैव सेम एब्सिसा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये भी डेफिनेशन से ही आ रहे हैं ये दोनों रूल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो मेरे पास नीचे एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स है मेरे पास 4। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो कैपिटल एक्स वाला सेट है ये मैंने लिख दिया, ठीक है, 1 2 3 4। ये क्या है, ये एब्सिसा मैंने निकाले हैं सारे, जो भी ये ऑर्डिनेट पेयर्स गिवन है, ठीक है, उसके सारे एब्सिसा निकाले हैं, ठीक है। और वो डोमेन के बराबर आ रहे हैं, है ना, इट इज इक्वल टू डोमेन, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट यूज हो रहा है ना। ये हमारी पहली कंडीशन थी फंक्शन को होने के लिए, है ना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद दूसरा लिखा है नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स शुड हैव सेम एब्सिसा। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, इस लाइन को बिल्कुल आसानी से समझो, 1 2 है एंड 1 3 है। इसका मतलब क्या होगा कि इन दो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम एब्सिसा है, तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, है ना, यही बात होगी। तो आप ये देख सकते हो कि ये बात हो जाएगी कि ये फंक्शन नहीं है। अगर मान लो मैं ये दे दूं, है ना, इनका एब्सिसा सेम है, ठीक है, तो ये भी ऑर्डर पे वो क्या कहते हैं, फंक्शन नहीं होंगे अगर ऐसा केस हो। सोचो, बिल्कुल सिंपल सोचो। असल में ये दो बार आएगा ही नहीं। क्यों, क्यों नहीं आएगा दो बार, क्योंकि ये सेट है, सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, है ना। तो ये जो दूसरी लाइन है ये बिल्कुल ही एक्यूरेट है, एक्यूरेट इन द सेंस कि एब्सिसा सेम नहीं होना चाहिए किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का, ठीक है। तो ये वाला केस तो कभी हो ही नहीं सकता, एंड ऊपर वाला केस में वो फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। अब बोलोगे यार आपने तो एग्जाम्पल बहुत टेढ़ा सा लिया है, ये क्या फिर फंक्शन है क्या, क्योंकि इसमें तो किसी का एब्सिसा सेम भी नहीं आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर्स में। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। सोचो क्यों, सोचो क्यों, भाई क्यों फंक्शन नहीं है। ये दोनों प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन फिर भी ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है, कुछ तो गड़बड़ है।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3,0 लिखा है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हुआ है, क्या हुआ है भाई, इसमें है क्या? इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर मैंने 3 इनपुट डाली है ना तो मुझे आउटपुट 0 मिली है। अगर आपको पहले का अभी जो मैंने बोला है थोड़ी देर पहले वो याद है कि कैपिटल एक्स जो हमारा डोमेन है, ये कैपिटल एक्स है, कोड डोमेन हमारा कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई मतलब एक्स में हमारी इनपुट्स होती हैं, है ना, वाई में हमारी आउटपुट्स होती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं 3 इनपुट डालूंगा तो मुझे आउटपुट वाई मिलेगी। आउटपुट वाई किसके अंदर है? कैपिटल वाई के अंदर। और कैपिटल वाई हमारा कोड डोमेन है, और कोड डोमेन आप देख सकते हो 2,3,4,5,6, उसके अंदर जीरो है ही नहीं, उसके अंदर जीरो है ही नहीं। तो फिर वो आ कैसे सकता है? तो ये क्या है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों? आप बोलोगे भाई ये तो इसमें फिर ऐसा हुआ ना कि इसकी डिफाइन डिफाइन करने में गलती हुई है। सही बात है, ये फंक्शन इसलिए नहीं क्योंकि ये डिफाइन करने में गलती हुई है। ठीक है, इसकी कोई आउटपुट कोड डोमेन में ही नहीं है। ठीक है, तो आप इन पहले दो जो यहाँ पे ऊपर है, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है इसलिए मैंने ऊपर जो दो है ना पॉइंट्स, इनमें ऐड नहीं करा, पर ये मैंने एग्जाम्पल में कवर अप कर दिया। तो अब आपको पता लग गया है कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब हम फंक्शन को टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारा मेथड 3 पे चलते हैं। ठीक है, मेथड 3 भी है हमारे पास। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो कभी कभार आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, कभी कभार ये जो ऑर्डिनेट पेयर्स है ये गिवन होंगे, एंड कभी कभार आपको ग्राफ गिवन होंगे। ठीक है, हालांकि इसका क्वेश्चन मेरे को काफ़ी मतलब ऐसे मिला नहीं है एज सच, बट ये डेवलपिंग थोड़ा सा होता है ना कि आपके माइंड डेवलप होगा इसके थ्रू, है ना। तो ये ज़रूरी होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। तो आपको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, चेक क्या करना है आपको? इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वर्टिकल लाइन विच कट्स द ग्राफ ऑफ रिलेशन मोर देन 1 टाइम्स। बिल्कुल ही सिंपल सी बात है। एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो मैंने दो एग्जांपल लिए हैं बहुत बेसिक से ताकि आपको समझ लग जाए बिल्कुल आसानी से। ठीक है, देखो सिंपल बात है। पहला एग्जांपल देखो, अगर इस ग्राफ में, ये एक ग्राफ कौन सा है पहले ये सोचो, पैराबोला है ना, पैराबोला है ये, एंड दूसरा वाला भी पैराबोला है ये। लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है तो आपको पता लग गया होगा कि कैसी होती है इनकी इक्वेशन। उनकी इक्वेशन में नहीं जाते, इनको सीखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। अगर आप इसकी बात करोगे, है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं कोई वर्टिकल लाइन खींचूं, मान लो मैंने ये वाली खींची वर्टिकल लाइन एक, तो ये वर्टिकल लाइन पे 2 बार इंटरसेक्शन हो गई ग्राफ की। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन नहीं है। पर बेसिकली अगर आपको समझना है इसके पीछे हो क्या रहा है भाई, ये मैंने जो ऊपर रूल लिख दिया कि ये डज नॉट क्या कहते हैं 2 बार कट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लिखा क्यों है? ठीक है, ये पक्का डेफिनेशन से आ रहा होगा बेसिकली, है ना। तो डेफिनेशन से कैसे आ रहा है, यहाँ पे आप बिल्कुल बेसिकली देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी, ये एक्स एक्सिस है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ पे ये मान लो ये पॉइंट क्या है, x1 है। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन पे ये जो आउटपुट आ रही है, ये मान लो y1 है, ये मान लो y2 है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1 भी निकल रहा है, y2 भी निकल रहा है। तो इससे क्या पता चल गया भाई, इसकी तो कोई यूनिक आउटपुट ही नहीं है ना, इसकी तो कोई यूनिक आउटपुट ही नहीं है। तो ये फंक्शन होगा कैसे? ये इसने तो दूसरा रूल ही तोड़ दिया, है ना। तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में टेस्ट करने की, है ना। एंड अगर आप दूसरे वाले ग्राफ को देखो तो मान लो मैंने यहाँ पे इन जनरल यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कट करा तो मुझे एक ही पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, एंड अगर आप इस ग्राफ में कहीं और भी वर्टिकल लाइन खींचने की ट्राई करोगे, मान लो यहाँ पे ट्राई करा आपने, है ना, यहाँ पे ट्राई करा, तब भी आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो इससे पता क्या लग रहा है, देखो यहाँ पे मान लो कि ये जो पॉइंट है ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, कोई x1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस कर्व पे हमें क्या मिलेगा, कोई y1। तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही y1, एक यूनिक आउटपुट आ रही है, इसीलिए ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ये मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है ना कि x इक्वल टू एल्फा है। ठीक है, तो ये कोई x इक्वल टू एल्फा है। ठीक है, x इक्वल टू 1 मान लो, कोई कांस्टेंट, है ना। तो वो एक वर्टिकल लाइन होती है, इसलिए मैंने ये थोड़ी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखा है। तो ये हमारा मेथड 3 हो जाता है कि अगर हमें ग्राफ गिवन हो। अब चौथा भी एक तरीका है
ठीक है, इसके बारे में बड़े अच्छे से बात करते हैं। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर हमें डायग्राम से गिवन हो, देखो ये तो हम पूरे अभी जो लेक्चर हुआ है हमारा पूरा, इसमें हम इसके बारे में ही बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत ही जल्दी और आसानी से समझ आ जाएगा अब तो। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है, जैसे ये एग्जाम्पल है, तो इसमें आपको टेस्ट करना है कोई फंक्शन है कि नहीं। तो थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा सा समझ आता है। मान लो मैंने तुम्हें दिया ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी मैपिंग है। ठीक है, तो मैंने ये मैपिंग दे दी तुम्हें, तुम क्या कहोगे भाई कि ये तो, हाँ ये तो फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एक्स के सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं एंड जो हमारा हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो आपको समझ लगा कैसे देखना है और कैसे देख सकते हैं। और हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लो मैं तुम्हें ऐसा दे दूं, ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशन करी, ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशन करी, ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशन करी। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि x1 x2 x3, यहाँ पे x1 तीनों तो यूज हो रहे हैं, लेकिन x1 x2 y1 को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ ये फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है, लेकिन अगर मैं इसमें एक चेंज करूं, चेंज ऐसा है कि x1 कॉरस्पॉन्डिंग टू y1 है एंड x2 कॉरस्पॉन्डिंग टू y1 है। ठीक है, तो ऐसा है। तो आप यहाँ पे गलती देख सकते हो कि x1 अब y1 और y3 दोनों को निकाल सकता है। मतलब x1 डालोगे तो y1 भी आ सकता है, y2 y3 भी निकलेगा। ठीक है, दोनों निकलेंगे, y1 और y3 दोनों निकलेंगे। तो इससे क्या हो गया कि एक यूनिक आउटपुट नहीं निकली कॉरस्पॉन्डिंग टू x1। ठीक है, तो उससे हमारा ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं, मतलब आपको मैंने पहले ही पूरे लेक्चर में ये बातें हो चुकी हैं, तो ये तो समझ लग गया होगा कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे देखना है। बस वो मेन क्या है कि वो फंक्शन की डेफिनेशन मेन है। ठीक है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा है वो फंक्शन की डेफिनेशन पे पढ़ा है एंड वही चीज़ मेन है जिससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। अगले दो लेक्चर्स में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे, मतलब जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, है ना। पहले मतलब मैं थोड़ा सा बेस बनाऊंगा कि अलजेब्रिक फंक्शंस एंड समथिंग लाइक दैट। देन हम थोड़े से प्रॉपर्टीज़ में घुसेंगे। ठीक है, जैसे मॉडुलस हो गया, लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, सबके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बेस है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मैं बता दूं एक बार, ताकि आपको ना स्मूथली कैलकुलस समझ में आए। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर ख़त्म हो चुका है एंड जिन्होंने यहाँ तक देखा है भाई, थैंक यू देखने के लिए। एंड बस बहुत जल्द दूसरा लेक्चर भी आ जाएगा एंड एक कंसिस्टेंसी से मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोस लाऊं। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी अभी, लेकिन आएगी वीडियोस, अब कंसिस्टेंसी से आएगी।